हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करने वाले नेवी एमआर का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 7। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है। गाइस इंपॉर्टेंट बात ये थी, अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक न्यू बैच लॉन्च हुई है जिसका नाम है पैंथर। और गाइस ये इस बैच के बारे में बता दूं आपको, ये सिर्फ 90 डेज की बैच है और ये 29 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है और ये 30 मार्च तक ये बैच चलेगी। और इस बैच की खासियत ये है कि पिछली वाली बैच में इन सभी टीचर से पढ़ के लगभग 200 से भी अधिक बच्चों ने एनडीए का रिटन क्लियर किया है। तो मैं कहूंगा कि आपको भी इस बैच में इनरोलमेंट लेना चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। और हाँ, अगर ज्वाइन कर रहे हो तो टेंशन मत लेना इसकी फी के बारे में बिल्कुल भी। जो भी फी होगा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज करते हो। मतलब रेफरल कोड क्या होता है? देखो, जब भी आप जाओगे वहां पे, मतलब आप लिंक के थ्रू अगर जाते हो ज्वाइन करने बैच को, तो आपको सिंपली इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे पेमेंट का फी स्ट्रक्चर रहेगा। अगर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का जो भी फी दिख रहा है आपको ना यहाँ पे साइड में, 4,000, 6,000, 400, 8,000, तो आपको इतने पैसे नहीं देने हैं। क्यों भाई? तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? देखो, नीचे लिखा हुआ है हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन जहाँ दे रहा है ना, वहाँ पे ए टू जेड स्टडी यूज कर लेना, प्रोसीड टू पे कर लेना। देखना, सारे के पेमेंट में डिस्काउंट मिल गया आपको 10% का। जहाँ 4,000 था वो 3,600 का हो गया, 8,000 वाला 7,200 का हो गया। इस तरीके से आपको इस बैच में एनरोलमेंट ले लेना है, ठीक है। तो फिर से मैं बात कर रहा हूँ आपको पैंथर बैच की, कि आपको अगर अभी इनरोलमेंट लेना है तो जल्द से जल्द लो, क्योंकि ये बैच 29 दिसंबर से स्टार्ट होना था और स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो क्लासेस हो गई है उसको भी आप क्लासेस को देख सकते हो, न्यू क्लासेस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाक से हम क्या करते हैं भाई, अपने मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, कल हमने आपके लिए दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। ठीक है, जो बोला था कि आपको करके कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया, तो चलिए आज हम उसे बता देते हैं कि हमारा क्वेश्चन था, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक, है ना, गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो जी देखिए, इसका सही आंसर जो है वो होगा आर्यभट्ट, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर था आर्यभट्ट। और उसके बाद था बांदीपुर। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। बांदीपुर और बांधवगढ़, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बांधवगढ़ जो है ना, बांधवगढ़ जो है, ये है हमारे कहा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। लेकिन बांदीपुर जो राष्ट्रीय वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है, यह है कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, और किसी बच्चे का एक कमेंट था कि विजय स्तंभ, है ना, विजय स्तंभ किसने बनाया था? ये हमारा क्वेश्चन था कि ये जो बनवाया था राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, राणा, क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना, किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। ये क्वेश्चन तो कल ही हो गया था, राणा कुंभा। ठीक है, और ये बनाया गया था किसे? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हाँ देख लीजिए, इसे बनाया गया था कल, है ना। देखिए, बनाया गया था 1440 से 48 के बीच में। 1440 से 48 के बीच में इसे बनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास का, है ना, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है हमारा सेवा क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, और सी है शिक्षा क्षेत्र, और डी है कृषि क्षेत्र। तो बताइए बताइए किसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है उसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देख लीजिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जो, ये तो तीसरा क्षेत्र हो गया सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहेगा, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे हम कृषि को, है ना, कृषि क्षेत्र को। और बोलेगा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र बोलेगा तो द्वितीयक क्षेत्र होता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय जो होता है वो है सेवा क्षेत्र। ये तो हमने किया ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है?
है ना। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है पटना, बी है कानपुर, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। तो बताइए एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार जो है वो किसे कहा जाता था? वो है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को, है ना। मुंबई को एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कहा जाता था और इसे दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट। ठीक है, चलिए अगर हाँ, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो फिर कमेंट में आप आकर के पूछ सकते हैं। और हाँ, सेट लगाने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और अब सेट लगाइएगा और कमेंट में जिसका जितना जितना नंबर आता है वो बताइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? मतलब आजकल सबसे ज्यादा किस प्रकार के मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, ए है धात्विक मुद्रा, बी है पत्र मुद्रा, सी है सिक्का और डी है इनमें से सभी। तो आप बताइए जी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए आजकल ज्यादातर हम जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं वो है पत्र मुद्रा, है ना। पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा में आपका आ जाएगा क्या, साख ये क्या बोलते हैं, चेक हो, बैंक का चेक हो गया, ये सब वगैरह क्या पत्र मुद्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी साख भी बोलते हैं इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपवासी, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? है ना, जो यूरोपवासी लोग थे वो किस ग्रह को देवी के रूप में मानते थे, यानी उसे पूजा करते थे? ऑप्शन है चंद्रमा, बी है पृथ्वी, सी है शुक्र और डी है मंगल। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। तो चलते हैं इसके को आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र, है ना। यूरोपवासी, है ना, शुक्र ग्रह को देवी के रूप में पूजते थे, यानी उसकी पूजा करते थे। ठीक है, शुक्र को देवी के रूप में पूजा करते थे, है ना, इसे अपनी देवी मानते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलाल परियोजना, है ना, सलाल परियोजना किस नदी पर है ना। सलाल परियोजना किस नदी पे? तो हमारा ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। तो बताइए आप इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी चिनाब। चिनाब जो है, सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे है। और चिनाब नदी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में सलाल परियोजना स्थित है। यही क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सलाल परियोजना किस नदी पे है ना, या चिनाब नदी पे कौन सा परियोजना, सलाल परियोजना। और पूछ देगा ये सलाल परियोजना है कहाँ, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए इसका जो, इसे हम WHO बोलते हैं, WHO यानी वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अब देखिए WHO जो है ये स्वास्थ्य संबंधी कार्य को करता है। इसका ये क्वेश्चन हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र को, यानी कुल कितने देश हैं इसमें। ठीक है, इसमें कुल आपको 187, 185, 193 और 192। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि WHO में कुल सदस्य, यानी कुल सदस्य कितने देश, कुल कितने देश हैं जो सदस्य हैं इसके, इसके जो सदस्य हैं वो हो गए 193, यानी 193 देश जो है इस WHO का सदस्य है। ठीक है, WHO के कुल 193 सदस्य, और WHO का अगर मुख्यालय कहेगा ये जो है जेनेवा में, जेनेवा, जेनेवा का है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। WHO का मुख्यालय भी पूछता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो है जेनेवा में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया? ये तो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप जो है कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं बताइएगा तो कल हम
इसे बता सकते, मतलब कल हम अगले क्लास में इसे बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले, ये आपके लिए होमवर्क रहा है ना। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं का वर्णन, यानी 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारत में पुनः जागरण आंदोलन जो हुआ था या पुनः जागरण के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय पुनः जागरण के पिता जो कहा जाता है वो दयानंद राजा राम मोहन राय कहा जाता है ना। राजा राम मोहन राय जी जो हैं वो है भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता, यानी उसे उसके नेता थे। ठीक है, भारतीय पुनः जागरण के राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, 19 का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है हमारा भाषण की स्वतंत्रता, बी है जीने की स्वतंत्रता, और सी है धन से संबंधित, और डी है संविधान संशोधन से संबंधित। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषण की स्वतंत्रता। ये क्या होता है, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, और प्रेस की स्वतंत्रता में, है ना, भाषण की स्वतंत्रता दिया गया, यानी कोई भी व्यक्ति अपना मंतव्य रख सकता है। ठीक है, उसे बोलने का अधिकार है अपने हित के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, भाषण की स्वतंत्रता, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता रखी गई है, या फिर आंसर ऐसे देता है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या है, अनुच्छेद 19 ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए डी विटामिन ए, विटामिन, है ना, डी की विटामिन सी की विटामिन बी। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, यानी साइट्रिक। ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, कैसे प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे, किससे प्राप्त किया जाता है बताइए। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है जिप्सम, सी है यूरिया, और डी है कार्बन। इसका जो सही आंसर होगा वो आप बताइए, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 2 3 4 5 और 6 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारा ये मॉक टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका एग्जाम से संबंधित, यानी एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी के आधार पर आपको दिया गया है। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिप्सम, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगती है किस कारण, है ना। लोहे पर जंग किस किस कारण लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण, कि क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट के कारण। ठीक है, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा सभी होगा, है ना। फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ना। जल और फेरिस ऑक्साइड और क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट के चलते क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए चुंबकत्व, बी है पारस्परिक पारस्परिक प्रेरण, और सी है स्व प्रेरण, डी है प्रेरित उत्सर्जन। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी पारस्परिक
पारस्परिक प्रेरण पे काम करता है ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है वो पारस्परिक मतलब पारस्परिक प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया, यानी मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग जिसका हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, उसे दोबारा नहीं लगाया जा सकता। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, हृदय का, गुर्दा का, मस्तिष्क का कि फेफड़ा का। ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम प्रतिस्थापित नहीं यानी प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क को हम दोबारा नहीं लगा सकते, है ना। हृदय का प्रत्यारोपण होता है, गुर्दा का प्रत्यारोपण होता है, फेफड़ा का होता है, लेकिन मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं होता है, तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड और 232 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा लगभग। देखिए इसका जो सही आंसर होता है, सही आंसर होगा वायु का वेग, ध्वनि का वेग, मतलब वायु में, है ना, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो होता है लगभग होता है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 330 मीटर पर सेकेंड जो होता है वायु में ध्वनि का वेग होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीवी सिंधु का नाम किस खेल से संबंधित है ना। पीवी सिंधु, है ना, एक महिला क्रिकेटर, मतलब एक महिला खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से है। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए निशानेबाजी, बी है मुक्केबाजी, सी है तैराकी और डी है बैडमिंटन। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। पीवी सिंधु का संबंध जो है किस खेल से है, तो है बैडमिंटन से, है ना। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। तो पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है वो किस खेल से संबंधित, यानी शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में है वहां पे कौन सा खेल खेला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है फुटबॉल और डी है टेनिस। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि शिवाजी स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। तो शिवाजी स्टेडियम में क्या खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। शिवाजी स्टेडियम में हॉकी खेला जाता है और शिवाजी स्टेडियम है कहाँ, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिवाजी स्टेडियम जो है कहाँ है, दिल्ली में, है ना। दिल्ली में कौन सा, ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि दिल्ली में ऐसा कौन सा स्टेडियम है जहां हॉकी खेल खेला जाता है, हॉकी का खेल खेला जाता है, तो है शिवाजी स्टेडियम, ठीक है। तो यहां से आपको 2-3 तरह से करके क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमने आपको बताया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खजुराहो में स्थित, है ना, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, है ना। खजुराहो में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था। बुंदेल राजाओं ने, यानी बुंदेल राजपूत ने, सिंधिया राजपूत ने, चंदेल राजपूत ने और होलकर ने। तब पता है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी चंदेल शासकों ने, यानी चंदेल राजपूतों ने खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है ना। दिलवाड़ा मंदिर जो जैन जैन धर्म से संबंधित है ना। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ है, ठीक है। देखिए ये जो है, ठीक है, आबू पर्वत पे है, आबू पर्वत। और आबू पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में, ठीक है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है, आबू पर, यानी माउंट आबू, ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। दिलवाड़ा जैन से संबंधित है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? देखिए ये क्वेश्चन अलग है और जो कल हमने बताया था वो अलग है। सबसे अधिक कहेगा कि स्वर्ण मुद्रा किस काल में चलाया गया, तो वो था गुप्त काल में, है ना। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन ये बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया, है ना। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया, तो वो चलाया था किसने? ऑप्शन नंबर सी यानी इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, यहाँ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सबसे अधिक सोना का सिक्का जो चला था वो चला था गुप्त काल में, लेकिन सबसे पहले जो चलाए थे वो चलाए थे इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, है ना। यानी गौतम बुद्ध जो थे उनको निर्वाण कहाँ हुआ, पुनः निर्वाण कहाँ हुआ, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये हमने आपके लिए, ये तो हमने बता भी दिया है। ठीक है, और आप कमेंट में इसको बताइएगा। अगर आप नहीं बताइएगा तो कल हम इसे इस क्वेश्चन को करवा देंगे। ठीक है, देखिए ये भी आपके लिए होमवर्क के रहा कि बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप बताइए। ऑप्शन ए आरती साहा, बी है रीता फारिया, सी है शिप्रा दत्ता और डी है शांता रंगास्वामी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, आरती साहा, है ना। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? आरती शाह, यानी आरती शाह। इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया था तैर कर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर, है ना, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, बी है गुजरात में, सी है उड़ीसा में और डी है बंगाल में। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है ना। तो देखिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? ये मोढेरा मोढेरा है ना, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये सूर्य के लिए, सूर्य भगवान के लिए है और ये है गुजरात में, है ना। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य चलता है? ऑप्शन ए कोलाकट्टम, बी है महासू, सी है कुचिपुड़ी और डी है मोहिनीअट्टम। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है केरल का, है ना, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? सबसे ज्यादा जहां माल उतरता है ना, व्यापार संबंधित बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है? ए है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट, बी सी नंबर है प्रदीप पोर्ट और डी है इंदौर पोर्ट। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ है ना। देखिए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो कहाँ है? वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहाँ है? मुंबई में, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो मुंबई में है और इसका एक और नाम है नुआहा सुआ, नुआहा नुआहा सुआ शुआ, नुआहा शुआ इसका नाम है। ठीक है, और ये कहाँ है? मुंबई में। ठीक, और ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर
बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब होता है जहां पे पानी वाला जहाज रुकती है, मतलब आती है, आना जाना लगा रहता है, बंदरगाह उसी को बोला जाता है, पानी वाले जहाज जहां रुकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए, और हाँ, किसने कितना मार्क्स किया है ना, किसका कितना नंबर आया वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक बात, जैसे जैसे आप रेगुलर हो जाइएगा वैसे हम आपके लिए टॉपिक वाइज है ना चैप्टर लेकर के आएंगे। जैसे खेल संबंधित अलग हो जाएगा आपका, है ना, और कितने बंदरगाह हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो सब के बारे में अलग से एक चैप्टर होगा, है ना। और भारत के सबसे बड़ा छोटा लंबा पुल जो है या जो भी है ना, वो सब के लिए अलग अलग से आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय।